पुलिस नामे में इस बार एक लाइव केस जिसमें पीड़ित ने खुद पुलिस की कार्रवाई की पोल खोली है कैमरे पर और बताया है कि किस तरीके से योगी शासन में आम जनता को न्याय दिलवाने में थाने फेल होते जा रहे हैं और थाने के एसओ को ना लाइन हाजिर होने का डर है, ना सस्पेंड होने का डर है, ना एसएसपी का डर है, ना डीआईजी का डर है, ना एडीजी जोन का डर है, क्योंकि उसके सर पर किसी और का हाथ है। ये केस है नौचंदी थाने का, उस नौचंदी थाने का जिस नौचंदी थाने के ऊपर नौचंदी थाने का बोर्ड भी नहीं लगा है। वह नौचंदी थाना जिसमें दिवाली के आसपास खुलेआम धड़ल्ले से कैसीनो चल रहा था। वह नौचंदी थाना जिसे शायद ये इल्म नहीं है कि जनता के दर्द के प्रति योगी शासन कितना संवेदनशील है। पुलिस नामे का ताजा एपिसोड एक उस थाने के नाम पर जिसका नाम आपको थाने के बाहर नजर नहीं आएगा। कौन सा थाना है जरा पता लगाइए। पता चल रहा है कौन सा थाना है? जी नहीं, पता नहीं चलने का। मैं बताता हूँ कौन सा थाना है। ये थाना है, आपको इलम करा रहा हूँ ये कौन सा थाना है। ये थाना है नौचंदी थाना। नौचंदी थाने के बाहर एक भी बोर्ड आपको नजर नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलने का ये नौचंदी थाना है। और जब नौचंदी थाने का आपको इल्म नहीं होगा तो आप कैसे रिपोर्ट दर्ज कराने आएंगे? जी हाँ, चलिए पुलिस नामे में एक लाइव रिपोर्टिंग पर चलते हैं विद डॉक्यूमेंट्स, विद एवरीथिंग। पुलिस नामा। मैं हूं के, मेरे साथ है वंश और मेरे सहयोगी हैं संजय जूनियर। पुलिस नामा। तो नौचंदी थाने से चलिए पीवीएस के पास। यह पीवीएस बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है साहब, क्योंकि यह मेरठ की शान है। क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर के रेडियस में ऊर्जा राज्य मंत्री भी रहते हैं, पूर्व सांसद भी रहते हैं, विधायक भी रहते हैं। 2 किलोमीटर का रेडियस है जिसमें सत्तारूढ़ के भी विधायक रहते हैं और विपक्ष के विधायक भी रहते हैं, रिटायर्ड विधायक भी रहते हैं और वीआईपीज की तो हम क्या बात करें। ये वो पीवीएस चौकी है जिसके सामने अगर लड़ाई हो जाए, सामने यानी कि रोड के पार, तो पीवीएस चौकी के सिपाही यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि सामने थाना नौचंदी का इलाका है और उसमें मेडिकल थाने के सिपाही, मेडिकल थाने की चौकी के सिपाही का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या पीवीएस चौकी के सिपाही ये समझेंगे कि खाकी खाकी होती है, खाकी की सीमाएं नहीं होती। फौरन अगर दूसरे थाने की पुलिस नहीं पहुंच पा रही है तो आपकी ड्यूटी है, आप रोकिए इस लड़ाई को। पीवीएस चौकी के बारे में बात कर लें। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि चौकी पर कैसे इंतजाम होने चाहिए। जी हाँ, चौकी पर, पीवीएस चौकी पर इंतजाम ऐसे होने चाहिए थे कि चौकी इंचार्ज ऐसा होना चाहिए था जो तुरंत किसी भी तरीके की स्थिति को संभाल ले या संभाल लेता, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा शाम को शराबखोरी खुलेआम होती है। यहाँ के होटल कई जिंदगियों को, आधी आबादी की जिंदगियों को खत्म कर चुके हैं, क्योंकि यही पीवीएस चौकी में कुछ आसपास के क्षेत्रों में ऐसे काम होते हैं जो बताता है कि मेडिकल थाना कैसे काम कर रहा है। पुलिस नामा अभी तक स्टूडियो में से बैठ के कर रहे थे, लेकिन पुलिस नामा की असली हकीकत हम आपको आज के इस एपिसोड में दिखाएंगे। यहाँ ये वीआईपी इलाका है, वीवीआईपी इलाका है और यहाँ पर पुलिस मारधाड़ में, झगड़े में और बहुत अच्छी तरीके से जब लड़ाई हो जाती है उसे कैसे दबाती है, कैसे मामूली धाराओं में चालान काटा जा सकता है, कैसे इंस्पेक्टर नौचंदी काम करते हैं, इस सब के बारे में आज एक छोटा सा पुलिसनामा ये बताने के लिए, जहां पर संगीन धाराएं लगनी चाहिए थी वहां पर मात्र 151 में चालान हो जाता है। जी हाँ, पीवीएस है, पुलिस चौकी मेरे सामने देख रहे हैं और वहीं पर लड़ाई झगड़ा हुआ था और उस लड़ाई झगड़े के बाद इस चौकी का क्या रोल था और इंस्पेक्टर नौचंदी का क्या रोल था, ये सब बताएंगे आज पुलिस नामे में। क्योंकि जब हम आपको गवाह दे रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि पुलिसनामा महज
ऑफिस में बैठकर नहीं शूट किया जाता। तो देखी ना आपने ये वीडियो? जी हाँ, मारपीट करते हुए लोगों की वीडियो भी हमने आपको दिखाई है, लेकिन वह पीवीएस चौकी की इंचार्ज पूजा मैडम को क्या कहेंगे, जिनके पास लाइव मारपीट की वीडियो है और किसी भी तरीके से पीड़ितों की मदद नहीं कर रही हैं पूजा मैडम मेडिकल थाने की। जी हाँ, बात तो नौचंदी थाने की कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल थाने के अंतर्गत आने वाली ये चौकी भी हमें सबक लेने के लिए कह रही है। अब किस तरीके से पीड़ितों ने अपनी जान बचाई होगी, ये ज़रा सोचिए। कैसे उनका इलाज हुआ होगा, ये ज़रा सोचिए। क्या क्या उनकी पीड़ा है, ये उन्हीं की ज़ुबानी ना सुने हम लोग? चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इन पीड़ितों को देखने के लिए कैंट के विधायक अमित अग्रवाल साहब भी पहुंचे हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र साहब भी पहुंचे हैं और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी भी पहुंचे हैं। और कौन पहुंचे हैं? पहुंचे हैं प्रथम नागरिक हरिकांत अहलूवालिया भी। लेकिन इंस्पेक्टर को सख्त निर्देश देने के बाद भी इंस्पेक्टर ने अपने एक मामूली से दरोगा को मामले की तफ्तीश करने भेज दिया और बहुत ही मामूली धाराओं में खेल कर कर बता दिया कि पुलिस चाहे तो कैसे एक जानलेवा हमले को एक मामूली केस बना सकती है। चोटें देख रहे हैं ना आप? इतनी चोटों के बाद भी क्या आपको लगता है कि मामूली धाराओं में ये केस रजिस्टर्ड होना चाहिए था? मामूली धाराओं में शांति भंग की धाराएं इंस्पेक्टर साहब ने लगा दी हैं। और सबसे बड़ी बात, घायलों को अपराधियों के साथ बिठाकर थाने ले जाना इंस्पेक्टर और उनके स्टाफ की कितनी बड़ी लापरवाही है बताने की जरूरत नहीं है। हम सुनेंगे पिता पुत्र की जुबानी। पीड़ित परिवार के बारे में आपको बता दें, पीड़ित परिवार भाजपा का समर्पित परिवार है। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने भी इंस्पेक्टर से कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सही तरीके से तफ्तीश कीजिए इंस्पेक्टर साहब। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, थाना नौचंदी के इंस्पेक्टर साहब के कानों पर जूं भी नहीं रहेंगी। और फिर उसके बाद राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भी कहा तो उसने सिर्फ खाना पूर्ति की। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये हमें पिता पुत्र बताएंगे जो आप सुनने जा रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में एक दिल्ली पुलिस के सिपाही का भी नाम आ रहा है और उस सिपाही का नाम आप रिपोर्ट में सुनेंगे जो एसएसपी साहब को दी गई है। हाथों हाथ थाने से उन लोगों को जमानत दे दी गई। बहुत ही मामूली धाराओं में केस दर्ज किया गया, इसीलिए उंगली उठ रही है इंस्पेक्टर इलम पर, जिन्होंने जान से मारने की कोशिश में मुकदमा दर्ज करना था, धाराएं लगानी थी, चार्जशीट तैयार करनी थी, लेकिन इन्होंने पिता पुत्र की इस हालत को देखकर भी सिर्फ मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। देखिए पुलिसनामा में पीड़ित पिता पुत्र की अंदर तक हिला देने वाली पीड़ा। देखिए बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ कैसे हो रहा है सलूक। पहले जयकरण गुप्ता और अब आशु रस्तोगी के परिवार की अंदर तक हिला देने वाली पीड़ा आपके सामने। जी हाँ, जहां से हमने शुरुआत करी थी वो मेडिकल थाना है, उसके ठीक सामने नौचंदी थाना है। नौचंदी थाने की घटना है, लेकिन पहला सवाल पुलिसनामे में ये उठा रहे हैं कि अगर नौचंदी थाना क्षेत्र में कोई मारपीट हो रही है तो सामने की चौकी से सिपाही पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, या हमला करने वालों को गिरफ्तार करेंगे, हिरासत में लेंगे या नहीं लेंगे। पहला सवाल पुलिसनामे में यह है। पुलिसनामे के 3-4 एपिसोड जो आपने देखे हैं, उन एपिसोड्स के बाद हमें कॉल आनी शुरू हो गई है अपनी प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम नहीं, आवाज उठाने के लिए। जी हाँ, आवाज उठाने की बात हुई तो मुझे जयकरण गुप्ता जी के भतीजे के साथ जो मारपीट हुई है वो याद आ गई। उस मारपीट में वहीं पर थाने के अंदर लोग बैठ गए थे, लोग बैठ गए और फिर रामधुन शुरू हो गई और उसके बाद सुलहनामा हो गया। एसपी सिटी साहब ने सुलहनामा कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। जयकरण गुप्ता जी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो चुपचाप बैठे रहे, मान गए, क्योंकि पार्टी का मामला था, बीजेपी का मामला था। लेकिन जब जान पे बनाए और हमारे पास ये रिपोर्टें आए जिसमें आपको जिला अस्पताल की
सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल की, और ये एफआईआर की रिपोर्ट आपके सामने आए तो फिर आप क्या कहेंगे कि पुलिसनामा जरूर उन लोगों की आवाज बनता जा रहा है जिन लोगों की आवाज शायद अधिकारियों को इलम नहीं होता उनकी आवाज में कितना दम है। जी हाँ, ये रिपोर्ट हो जाती है, धारा लगाते हुए भी इलम नहीं होता कि इसमें ये धारा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। फिर एक और लेटर दे दिया जाता है, तो जब लेटर दे दिया जाता है तो अपने इलम का, ज्ञान का एक बार प्रदर्शन करता है इंस्पेक्टर, और फिर एक और कागज का इलम लेने के लिए तैयार नहीं है वो इंस्पेक्टर जिसका नाम इलम सिंह है। इस पूरे प्रकरण में हम यूपी पुलिस की छवि पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में एक पुलिस के अधिकारी सीओ अभिषेक तिवारी का रोल जबरदस्त पॉजिटिव है, और शायद इसी की वजह से आज पुलिस की छवि बच रही है। हमारे साथ दो लोग हैं, जिन दो लोगों पर बीती है आज हमने पुलिसनामा उन्हीं के साथ शूट करने का साहस किया है। शायद आपको इल्म होगा, इल्म नहीं इल्म होगा कि जब किसी पे हमला होता है तो उस परिवार पर, उस परिवार की लेडीज पर, उस परिवार के बच्चों पर क्या बीतती है, और जब हमला बच्चों पर ही हो जाए तो फिर क्या होता है। हाँ, बच्चों से एक बात और याद आई, सदर थाने की। सदर थाने में भी ना 4-5 महीने पहले एक और परिवार था, रस्तोगी परिवार था, नीलकमल वाला परिवार था, उसके ऊपर एक शीशे वाले ने हमला कर दिया, और उस मामले के बाद भी पुलिस सुलहनामा करवाने के मोड पर है। और अब उस केस का क्या हुआ, दब गया, कॉम्प्रोमाइज हुआ, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये केस दबने वाला नहीं है। सबसे पहले बच्चे से बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? युग रस्तोगी। युग, क्या हुआ था बताओ। मैं मंदिर से आ रहा था तो ये डोमिनोज के सामने मोड़ है, वहां पे वो ड्रिंक करे हुए थे, 3-4 वो लड़के थे। उन्होंने मुझे बहुत गंदी गाली दी, बहुत ज्यादा, मतलब मम्मी पे सब पे गाली दी उन्होंने मुझे। तो उन्होंने कहा जिस तू यहीं खड़ा रहा, तुझे मैं बताता हूँ। उन्होंने इतने में कॉल करा, मैंने इतने में से अपने पापा को कॉल करा था। उन्होंने पापा आए, पापा पे उन्होंने बहुत मारना शुरू कर दिया आते ही उन्होंने। वो उसके बाद फिर हाथ को बहुत उन्होंने मारा, मैं सरिया वरिया मारा उन्होंने। उसके बाद और बुलाया उन्होंने, उसमें से एक पुलिस वाला भी था, उसने भी कहा कि वो देख रहा था मुझे, उसने कहा मारो इसको, मैं देख लूंगा कौन है, मैं पुलिस में हूँ। कहाँ की पुलिस में कुछ मालूम है बेटा? दिल्ली पुलिस ने बोला था ये चीज कि मैं देख लूंगा जी। वो छुट्टी पे आया हुआ था, उसने कहा मैं देख लूंगा, तुम मारो इसको और जितना मार सकते हो। पुलिस का, थाने का एटीट्यूड कैसा लगा तुम्हें तब? पहले तो लास्ट में आए जब बिल्कुल हम, जब हमारा खून वो निकला, जब आए वो देख रहे थे, वो सामने बिल्कुल उनके सामने लड़ाई हो रही थी, कोई नहीं आया शुरू में। बहुत पुलिस चौकी से कोई नहीं आया? बाद में आया सारे, बहुत देर बाद में आया, जब बिल्कुल खून वून निकल चुका था हमारे, हम जब पापा के बहुत खून निकला, जब बहुत बाद में आया वो। आपको तुरंत अस्पताल ले गए या थाने ले गए? थाने थाने अस्पताल नहीं ले गए इतनी चोट लगने के बाद भी? थाने ले पहले तो अस्पताल ले जाना चाहिए था। जो थाने ले गए थे वहाँ पे। आपके सिर पे कितनी चोट आई है बेटा? चोट चोट है, टाके टाके हैं? हथियार भी था उनके हाथ में? रॉड थी। रॉड? बहुत सारी रॉड थी उनपे। हाथ में क्या हुआ है बेटा? हेयर लाइन फ्रैक्चर है, वो मांस फट गया मतलब मेरा बचाव करने में। हाँ जी, हाँ जी। पुलिसनामा और पुलिसनामे में दास्तान पुलिस, इल्म रखिएगा कि ये योगी शासन है, और यहाँ पर डीआईजी कलानिधि नैथानी है, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा है। ये मैं आपको कारस्तानी बता रहा हूं उस थाने की जिस थाने में एक बहुत बड़ा जुआ घर पकड़ा जाता है, जहां पर सट्टे चलते हैं। लेकिन उस जुआ घर पकड़ने के बाद भी नवंबर में जब थानेदार पर कार्रवाई नहीं होती तो शायद उसका हौसला बढ़ जाता है। किस माननीय का हाथ है, आपको इलम है? नहीं है ना इलम? मैं इलम कराऊंगा आपको। आइए, एक और पिता हैं, बेटे के सामने पिता पर हमला हुआ है, और उसके बाद पिता की ऐसी पोजीशन थी कि बेटा, पत्नी, बेटी, वो सब शायद उस स्टेज में थे कि अब क्या करें। घर के बड़े मेरठ से बाहर थे, ऐसे में घर की लेडीज के लिए कितना मुश्किल होता होगा। शायद ये एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, डीआईजी
कलानिधि नेथानी समझ सके पुलिस नामे का यह एपिसोड देखने के बाद। जी हाँ, पहले हम आपको थोड़ी सी पुरानी तस्वीरें दिखा देते हैं, वो तस्वीरें जिनमें कच्चा प्लास्टर चढ़ा हुआ है, खून बह रहा है और सुनने वाला कोई नहीं है। फिर बात करेंगे इस बच्चे के पिता से। देख ली उस दिन की सारी फोटोज आपने, पता चल गया ना कितनी तगड़ा हमला किया था। अगर चलिए जब ये हमला होता है और पुलिस एक्टिव हो जाती है तो अलग बात है। आज घर का मुखिया इस स्टैंड की मदद से अपने दैनिक काम कर रहे हैं और घर के 2 मेंबर लेकर जाते हैं। छोटे बच्चे की, इस बेटे की यह हालत है कि खड़े होते ही चक्कर आते हैं, लेकिन शायद इंस्पेक्टर को इल्म नहीं है कि ये मामला इतना खतरनाक है। जी हाँ, क्या नाम है सर आपका? सुलभ सुलभ रस्तोगी। जी, बोला भी नहीं जा रहा है। बस थोड़ा मुंह में टाके हैं तो इस वजह से धीरे से बोला जाता है। कितने टाके हैं? 8। 8 टाके जी। और 8 टाके, इतनी बड़ा घाव के बावजूद आपको अस्पताल तुरंत नहीं ले जाया गया, थाने ले जाया गया? थाने ले जाया गया। मैंने थानेदार से बोला मुझे मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आप मुझे तुरंत मेरा मेडिकल करा लो। आप मेरे मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। मुझे वहां पे चक्कर आ रही थी, मेरे पैर से मुझे जबरदस्ती जीप में बैठाया गया। मैं जबकि बोला मुझसे जीप में मुझसे बैठा नहीं जा रहा, पैर ऊपर रखा नहीं जा रहा। आप मुझे गाड़ी में, मैं आ रहा हूँ वहीं पे, बोले नहीं आप जीप में बैठो, आप इसमें बैठोगे। जबरदस्ती मुझे जीप में बैठाया गया। उन्होंने जबरदस्ती मुझे जीप में बैठाया, मुझे धक्का देके जीप में अंदर डाला गया है इस तरह से। जबकि चोट मेरे लग रही थी, खून मेरा बह रहा था। मेरी टी शर्ट आप मैं दिखलाता हूँ, टी शर्ट भी मेरी पूरी वो है, उसमें मेरी खून हो रहा है पूरा। मैं उनसे बार बार, पुलिस वालों, मैंने तो भाई मुझसे बैठा नहीं जाएगा, आप मुझे, मैं आ रहा हूँ, आप थाने तो चलना, मैं थाने आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे से पैर ऊपर उठ ही नहीं रहा था। पर वो माने नहीं पुलिस वाले भी। मंजर जो आप मुझे बता रहे हैं बड़ा खतरनाक है, जान बचनी बड़ी भारी है। और उस समय तो बहुत बुरी स्थिति थी, उन्हें पुलिस वालों को कुछ नजर नहीं आया। मैंने थाने में बहुत बोला उनसे, मैंने कहा आप पहले मुझे मेडिकल कराओ मेरा, उसके बाद मुझे आप बताना। मेरा पहले इलाज तो करा लो आप, मैं मर जाऊंगा। मैंने बोला उनसे। जब जाके 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे प्यारेलाल भेजा थाने से। 1 घंटे बाद थाने में भेजा। अब ये शर्ट धुल चुकी है और शर्ट धुल चुकी है बावजूद खून के आप इस पर दाग देख सकते हैं। और ये खून तो थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन आप ये खून के दाग देख सकते हैं। धोकर रख दी गई है ये शर्ट, लेकिन ये खून के दाग बता रहे हैं कि शायद इंस्पेक्टर नौचंदी को इल्म नहीं है योगी शासन के उस आदेश का कि सबसे पहले आप इलाज उपलब्ध कराइए, सबसे पहले इलाज उपलब्ध कराइए और उसके बाद अगर इनकी गलती थी तो इनके खिलाफ काम करते, जिसकी गलती है तो उसे मात्र 151 की धारा में चालान क्यों किया है? 151, आप मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि सर अब तो 151 की कोई धारा रही नहीं। जी हाँ, धारा तो 151 की नहीं रही है, लेकिन उस 151 की धारा जो बदली गई है उसमें सजा तो वही शांति भंग की है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देख लीजिए, 352, 351 बटे 2, 115 बटे 2 BNS के तहत ये FIR की कॉपी है। अस्पताल में कितनी देर में इलाज मिला? अस्पताल वालों ने तो मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया जी। मैं आईसीयू में रहा हूँ पूरी पूरी रात। और उसके बाद अगले दिन मेरे फ्रैक्चर, जो मेरे ये हड्डी टूटी है उसके लिए एक्सरे हुआ है, टाँके मेरे वहीं लगे हैं प्यारेलाल में ही। सब चीज़ उन्होंने मुझे वहीं पे, अगले दिन शाम तक मुझे वहीं पे रहना पड़ा। फिर अगले दिन शाम को उन्होंने मुझे डिस्चार्ज मिल दिया। पूरा ये समझिए आप, पूरी रात में 11:30 बजे से लेके अगले दिन शाम को मुझे छुट्टी मिली है। उसके बाद इंस्पेक्टर आपके घर पर आए पूछताछ करने के लिए? नहीं, इंस्पेक्टर ने एक आए थे मुझसे मिलने, जब रिपोर्ट, जब वहां से इंस्पेक्टर, मैंने उन्हें सब चीज बताई, पर उन्होंने, अब मुझे पता नहीं है उन्होंने उसके बाद क्या रहा उस चीज का। जी हाँ, जो इलम सिंह को नहीं जानते, इंस्पेक्टर नौचंदी को नहीं जानते, उनको मैं बता दूं, उनके क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं
उन कामों की सरपरस्ती किसके अंडर में वो काम करते हैं, इसको आप शास्त्री नगर में किसी से भी जो थोड़ा बहुत थानों की पुलिसगिरी को जानता हो आप पता कर सकते हैं। लेकिन अधिकारी तो मेरे पास, हमारे पास, मेरठ के पास दो बेहतरीन अधिकारी हैं, डीआईजी कलानिधि नेथानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और सीओ भी किसी तरीके से कम नहीं है। क्योंकि जितनी बार भी अभिषेक तिवारी सीओ से मैं मिलता हूं, उनके हाथ मिलाते ही मुझे में लगता है कि ये सीओ जो है ये कुछ अलग हटकर है, और शायद इसीलिए पुलिस के लिए इनके मन में इतना वैर नहीं है। लेकिन इलम सिंह जो इंस्पेक्टर है, उनका काम करने का तरीका इस पुलिस नामे में, इन कागजों में, इन हालातों में आपके सामने है। आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात तो यह है कि अगर इस परिवार के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती तो पूरी बीजेपी की यूनिट, आरएसएस की यूनिट सड़कों पर आ जाती। यहां पर खुद बीजेपी के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी आ चुके हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर आ चुके हैं मिलने, दोनों आ चुके हैं सर जी। अमित अग्रवाल जी भी अमित अग्रवाल कैंट विधायक भी आ चुके हैं जी। सब आए हैं, सबने आश्वासन दिया है जी कि हाँ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पर अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है कुछ भी। सोमेंद्र तोमर जी आए थे, हाँ जी आए थे। क्या कह के गए वो? उन्होंने तो यही, उन्होंने इंस्पेक्टर को फोन करके बुलाया गया है, उससे बोला कि भाई देखो चोट इनकी लगी है, कैसे लगी है, तुमने कैसे उन्हें वो दे दी, जमानत दे दी। अब उसके बाद भी अब इंस्पेक्टर साहब तो मुझे कुछ वो समझ में नहीं, मतलब इंस्पेक्टर ने ऊर्जा राज्य मंत्री की भी बात नहीं मानी? पता नहीं सर, अब मानी नहीं मानी है तो अब वही बता सकते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर। धाराएं तो बदले नहीं है। धाराएं बदल देते तो पता चलता है। और विवेक रस्तोगी जी ने क्या कहा? नहीं, विवेक रस्तोगी जी ने भी बहुत टाइट करा उन्हें, बोले भाई तुमने आके देखा है कि कितनी चोट लगी है उनके, उन्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है, आपने उन्हें जमानत दे दी, किस ब्याह पे दी है जमानत? ये विवेक रस्तोगी जी ने डाटा उन्हें? जी जी। डॉक्टर ये नौचंदी थाने पे उनसे बात हुई थी इंस्पेक्टर साहब से, वो बोले जी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट के बाद बोले रिपोर्ट तो इंतजार ही करते रहेंगे, जमानत दे दोगे आप? बोले आप तो देखना चाहिए था, पहले आप आओ, पहले उन्हें तो देखो जिनकी चोट लगी है, कितनी चोट लगी है उनकी। बावजूद इसके इंस्पेक्टर आपको देखने नहीं आए? इंस्पेक्टर साहब नहीं आए। बावजूद इसके? जी, इंस्पेक्टर साहब नहीं आए। आप तो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हो शलभ भाई, जी। हर फंक्शन में देखता हूँ। इसमें बड़े भाई भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं आशुतोष, तो वो तो पूर्व सभासद है, जी 6 साल रहे। जी, उसी वजह से सब जानते हैं, तो सब जगह आना जाना रहता है जी। पर उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। जी हाँ, पुलिस नामे का ये एपिसोड सट्टे से अलग है, अवैध शराब के धंधे से अलग है, ओयो होटल के धंधे से अलग है। लेकिन इस पुलिस नामे में हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि एसएसपी साहब डॉक्टर विपिन ताड़ा साहब, आपने ऑपरेशन एफआईआर स्टार्ट कर दिया। बेहतरीन पहल है आपकी ऑपरेशन एफआईआर। लेकिन एफआईआर ऑपरेशन में इतनी लुंज पुंज धाराएं, इतनी बेकार की धाराएं, ये क्या बताती है कि आपके आदेश का तो पालन हो चुका है, लेकिन आदेश में इतनी बेकार की घटिया धाराएं लगाई गई हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था 48 घंटों से। अगर जो अब प्राइवेट, ये देखिए खरोच के निशान है, किस तरीके से घसीट घसीट के मारा होगा आप देखिए। ये हम नहीं बना रहे, और ये कम से कम 3-4 दिन पुराने हैं, हमने नहीं बनाए, इन्होंने नहीं बनाए। लेकिन इलम सिंह, इंस्पेक्टर थाना नौचंदी, आपको इलम नहीं है कि आप योगी शासन को बदनाम करने के लिए कितना काम कर रहे हैं। मैं सीधे सीधे सभी बीजेपी के सभी राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से पूछता हूं कि नौचंदी थाना किस तरीके से योगी शासन को, बीजेपी प्रशासन को बदनाम कर रहा है और आप चुप हैं। अगर इस परिवार की गलती होती तो मैं आपको एश्योर कर दूं कि मैं यहां पर नहीं आता। मुझे किसी ने बताया
आशु रस्तोगी को मैं जानता हूं, बहुत पुराने टाइम से जानता हूं, लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। फिर किसी ने मुझे बताया कि भाई साहब पुलिसनामा तो आप चला रहे हो, लेकिन इंस्पेक्टर इलम सिंह के कारनामे आप नहीं दिखा रहे हो। मैंने कहा भैया कौन है इंस्पेक्टर इलम सिंह? का वो ही जिसने होटल नवीन में जुआ खिलाया था। मैंने कहा ऐसे मत बोलो भैया, वो क्यों जुआ खिलाएंगे? कि भैया आप ये देखो इतने बड़े हो गए कि वो उनको डर भी नहीं है कि एसएसपी इतने इफेक्टिव प्रभावशाली हैं। का भैया बहुत हल्की हल्की धाराएं लगाई है। मैंने कहा हमसे क्यों झूठ बोल रहे हो दोस्त, हमें कागज ला के दो। तब हमें कागज ला के दी। आशु रस्तोगी से मैं लगातार फोन पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मिल नहीं रहे, लेकिन मैं उनके परिवार को जानता हूं तो मैं घर पर आया, क्योंकि ये परिवार बीजेपी का बहुत क्लोज वाला परिवार है, समर्पित परिवार है, हर फंक्शन में खड़ा रहता है। और इस टाइम भी शायद आशु रस्तोगी कोई एप्लीकेशन लेकर घूम रहे होंगे। अब 2 मिनट का स्पेशल रेफरेंस। 2 मिनट का स्पेशल रेफरेंस क्या है? जब एक रिपोर्ट पहुंची गई थाना नौचंदी के इलम सिंह सर के पास, मैं अब सर कहूंगा, ये रिपोर्ट पहुंची है, तो इस रिपोर्ट के पहुंचने के बाद उनका पहला रिएक्शन था, अच्छा वकील से लिखवा लाए हो, इसमें धारदार हथियार कहाँ है? अच्छा चैन है, चैन नीचे गिर गई है, ये क्यों नहीं लिखवाते? ये कन्वर्सेशन है, और इस कन्वर्सेशन का मैं सबूत भी दे दूंगा, मेरे पास सबूत भी है। लेकिन सिर्फ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ हमला होता है, जान पे हमला होता है, जुर्म होता है, जुल्म होता है, उनके लिए त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और शायद आप तब इस इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर देते, बर्खास्त कर देते, तो शायद आज आपको ये पुलिसनामे का एपिसोड नहीं देखना पड़ता, आज आपको नहीं पता चल पाता कि मेडिकल थाने में और नौचंदी थाने में पीवीएस के पास खड़े होकर सुबह शाम शराबखोरी होती है, लड़कियों को छेड़ा जाता है, यहाँ के ओयो होटल्स में लड़कियों को लेकर आया जाता है। ये आप तक रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी, ये पुलिसनामे में हम ही रिपोर्ट पहुंचाएंगे। लेकिन आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस पीड़ित परिवार की इल्तिजा सुन लीजिए। क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से और डीआईजी कलानिधि नेथाना से? हम तो बस यही चाहते हैं कि जिन्होंने जबरदस्ती हमें मारा पीटा है, जबरदस्ती, उसमें उन्हें सजा मिलनी चाहिए बस। से नाम है जरा बताइए। कुलदीप है, पुत्र राकेश है, अजय है, पुत्र राजपाल है, दीपक है, पुत्र अशोक है, अमन है, पुत्र राकेश है, ये अमन जो है ये पुलिस वाले हैं। मेरठ पुलिस, दिल्ली पुलिस? ये बोल तो दिल्ली पुलिस रहे थे, वो वहाँ पे उन्होंने उनसे बोलना था कि मैं पुलिस में हूँ, तुम मारो, मैं बाद में तुम पर इस तरह अपनी आंखों के सामने पिटवाया उन्होंने? जी, उन्होंने बोला वहाँ पे। एक भूपिंदर है, पुत्र राकेश है, संदीप है, पुत्र राकेश है, ये सब कुटी के हैं। इंस्पेक्टर साहब तो मैंने सबके नाम बताए हुए हैं, पर उसके बाद भी उन्होंने कोई वो नहीं, वहीं से वहीं जमानत दे दी। जी। प्रणाम है, स्वागत करिए, आप नौचंदी थाने में हैं, क्योंकि नौचंदी थाने में जुआ भी चलता है। जुआ चलने के साथ साथ शराबखोरी भी चलती है, और शराबखोरी करने वाले जब उत्पात मचाने पर आते हैं, तो जो भगवान के मंदिर में पूजा करने जाते हैं, सबसे पहले उन्हीं पर हमला करते हैं। पुलिसनामे का ये एपिसोड आपसे वायदा करता है कि हम ऐसे ही ग्राउंड जीरो पर उतरकर पुलिस के उन कारनामों के बारे में आपको बताएंगे जो योगी सरकार को, डॉक्टर विपिन ताड़ा के काम करने के तरीकों के को, और एडीजी जोन और डीआईजी जोन के सभी प्लान्स को पलीता लगा रहे हैं। आप कहेंगे आप भी हिंदू मुसलमान करते हैं? जी नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। मुझे दर्द है उस रेलवे रोड के दुकानदार का जिसके ऊपर खौलता हुआ दूध फेंका था, लेकिन वो परिवार थोड़ा सा डरपोक है, क्योंकि उसको वहां पर रोज चाय की दुकान लगानी है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहा है। ये परिवार बीजेपी का परिवार है, ये परिवार आरएसएस के समर्थित, संगठित और समर्पित कार्यकर्ताओं का परिवार है, इसलिए इसने हिम्मत करी तो मैं इनके पास आया। दर्द उस दुकान वाले के लिए भी इतना ही है जो रेलवे रोड थाने में है, आक्रोश उस
दरोगा के खिलाफ भी इतना ही है जितना इंस्पेक्टर इलम सिंह और उनकी टीम के खिलाफ है, जिसने खौलता हुआ दूध वहां पर फेंका है। जांच चल रही है, मुझे मालूम है जांच में दुकानदार के सर पर हंडिया फोड़ी जाएगी, उसे सट्टेबाज बताया जाएगा, लेकिन हफ्ता लेने के लिए यही सट्टेबाज पुलिस वालों के पसंदीदा होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। फिलहाल हमें दीजिए पुलिसनामे के इस एपिसोड में इजाजत। आपकी आवाज पुलिस के आला अधिकारियों के सामने ऐसे ही उठाते रहेंगे, वादा है। मैं हूं के और मेरे साथ है वंश।